नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से बड़ी खबर के साथ। मिशन 2024 में जुटी हुई है भारतीय जनता पार्टी। 2024 के लिए नई टीम की घोषणा जल्द हो सकती है। बीजेपी की नई टीम को लेकर अटकलें तेज हैं। कोर कमेटी में मंथन के बाद नई टीम की घोषणा जल्द की जा सकती है। टीम में कई नए चेहरों को जगह मिल सकती है। बीजेपी की नई टीम को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि बड़े नए चेहरों को भी जगह दी जा सकती है और इसको लेकर मंथन चल रहा है बड़े स्तर पर, जहां लगातार दिल्ली दौरे सामने आ रहे हैं। तमाम जो नेता हैं, जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी दौरे पर रहे और इस दौरान दिल्ली नेतृत्व के साथ उन्होंने चर्चा की। साथ ही साथ इस चर्चा में कई अहम मुद्दे उठाए गए, खासतौर से 2024 को लेकर क्या रणनीति बनाई जाए, किस तरीके से उत्तर प्रदेश क्योंकि अहम है, महत्वपूर्ण है, तो मिशन 80 को भी कैसे हासिल किया जाए, इसको लेकर भी चर्चा की गई। और अब संगठन में विस्तार पर भी क्योंकि चर्चा हुई है, तो क्या संगठन में बड़े चेहरे रहते हैं, क्या नए नाम जुड़ते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। क्या बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक होता है, क्या स्ट्रैटेजी होती है, इसको लेकर अब बड़े कयास लगने शुरू हो गए हैं। 2024 के लिए नई टीम की घोषणा जल्द। बीजेपी की नई टीम को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं और इसी के साथ कोर कमेटी में मंथन के बाद नई टीम की घोषणा जल्द की जाएगी। तो इसी का इंतजार किया जा रहा है कि बीजेपी किस तरीके से तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, जाति समीकरण को भी ध्यान में रखते हुए क्या निर्णय लेती है, कैसे बड़े शहरों को जगह दी जाती है, संगठन विस्तार किस तरीके से होता है, क्या उसके क्राइटेरिया रहता है, इसको लेकर भी किस तरीके से इस लिस्ट में कई बड़े खुलासे हो जाएंगे। जो पूरी नई टीम रहेगी उसमें घोषणा कई बड़े खुलासे होंगे। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी देखिए किस तरीके से मिशन 2024 के लिए बीजेपी काम कर रही है और संगठन को विस्तार कर रही है, यानी कि नई टीम का इंतजार किया जा रहा है, कब तक इसकी घोषणा होने की संभावना है? देखिए, बहुत बड़ा प्रश्न है और लगातार हम जब भी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मिलते हैं उनसे पूछते हैं कि भूपेंद्र चौधरी के प्लेइंग 11 कौन होंगे, उनकी टीम कब की घोषणा कब होगी, तो जवाब यही मिलता है कि बहुत जल्द हो जाएगी। और अनुमान ये लगाया जाता है कि 4 तारीख तक ये टीम की घोषणा हो सकता है हो जाए, पर अभी भी कयास है कि होली के पहले ये जो टीम है वो यहाँ पे मिल सकती है। हमने देखा था कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ लगातार मैथन बैठक चल रही थी और जब से ये संकेत दिए गए थे 2 जनवरी 2023 की जब शुरुआत हुई थी, BL संतोष का दौरा था लखनऊ में, उसके बाद जो सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी भूपेंद्र चौधरी ने जब मीडिया से रूबरू हुए थे तो उन्होंने कहा था कि हमें आंशिक बदलाव की जो परमिशन है वो मिल चुकी है और हम नई टीम के साथ अब अपनी घोषणा करेंगे, बहुत जल्द कर सकते हैं। तो माना जा रहा है कई नामों पे जो पेज फंस रहे थे, कई नाम ऐसे थे जो सरकार में संगठन में है में भी है और सरकार में भी है, तो ऐसे नामों की भी चर्चा चली थी कि उनको 2024 तक संगठन में यथापूर्वक बनाए रखने की बात की जा रही थी। तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनकी भारतीय जनता पार्टी के पास अभी ऑप्शंस नहीं थे कि उनको रिप्लेसमेंट उनका रहा जाए कि न रहा जाए, क्योंकि वो लगातार 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में आई है और 2014 की बात कर ले, 17 की बात कर ले, 19 की बात करें, 22 की बात करें, तो कहीं ना कहीं उनका संगठन में बहुत अच्छा काम रहा था और संगठन के जो प्रारूप था उसमें कहीं ना कहीं वो जरूर फिट बैठे थे। प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री दोनों नए हैं और इसी को लेकर कहीं ना कहीं एक कवायद चली थी कि बैठकों का दौर चला था, उसमें नाम फाइनलाइजेशन की बात चली थी। कल हमने देखा देर शाम कोर बैठक हुई थी और सबसे अहम बात की इस कोर की जो बैठक थी उसमें संघ के सर करवाहक दत्तात्रेय हसबोले भी मौजूद थे और लगातार उनकी तरफ से भी दिशा निर्देश दिए गए। तो माना जा रहा है कि जो फाइनलाइज होना था, जो टीम को लेके जो कहीं ना कहीं कोई पेज फंसे हुए थे वो अब क्लियर हो गए हैं और कल जब संघ के साथ सरकार, संगठन और तीनों ने समन्वय में बैठाने की बात की गई थी, जिसको लेकर लगातार चर्चा होती, जब शुरुआती दौर में हमने देखा था तब से यही बात हुई थी कि सरकार, संगठन और संगठन में कैसे तीनों को एक साथ समन्वय में बैठा कर लेके चले जाए, जैसे कि आने वाले समय में निकाय चुनाव और 2024 का जो मिशन है उसमें 80 में से 80 का जो संपूर्ण कमल खिलाने का जो मिशन बनाया गया है उसको फतह किया जाए। उसी के तहत माना जा रहा है कि संगठन में पदाधिकारियों को लेके तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं जो लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, उनकी रिपोर्ट्स भी गई थी और लगातार शीर्ष नेता के पास भी गई हुई थी, वहां से अब मुहर लग चुकी है। और आज से 48 घंटे, अगले 48 घंटे माना जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब ये सूची जारी की जाती है और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अपनी नई टीम के साथ निकाय चुनाव और 2024 के मिशन 80 में से 80 के लिए बहुत जल्दी अपना फील्ड में काम करते हुए नजर आ सकते हैं। जी
बिल्कुल। और मनीष देखिए किस तरीके से बीजेपी, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी के थ्रू काम करती है, तो नई टीम के जरिए भी किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, तमाम समीकरणों का ध्यान रखा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। और बीजेपी का जो कार्यशैली है, काम करने के ढंग देखिए, तो सेक्टर वाइज डिवाइड करते हैं, वो क्षेत्र वाइज डिवाइड करते हैं। जाति समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। अगर आपको दो समीकरण अगर आपने बना लिए हैं, क्षेत्रीय समीकरण और सामाजिक और जातिगत समीकरण, तो आपके लिए कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। आपकी जो स्ट्रेटजी होती है, अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। उसी के तहत हमने देखा था, जिस तरीके से आपकी बार जो लिस्ट आएगी उसमें आप देखेंगे पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक, साथ ही साथ ब्रज क्षेत्र हो, अवध क्षेत्र हो, सबको इंपॉर्टेंस दी जाएगी। महिलाओं को तरवीज दी जाएगी, युवाओं को तरवीज दी जाएगी। इस जो पदाधिकारी हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रमोशंस को भी आपको देखते हुए, और तमाम ऐसे पदाधिकारी हैं जिनको बहुत इंपॉर्टेंट जगह मिल सकती है। महामंत्री का पद खाली होने वाला है, प्रदेश उपाध्यक्ष के जो पद है वो खाली होने जा रहे हैं, तो इनमें उन युवाओं चेहरों को भी लाने की कवायद की जा रही है, जो आगे वाले समय में लंबे समय तक उस पद पर बने रहे और लंबे समय तक अपना कार्य जो संगठन है उसमें अपनी सेवाएं देते रहे। हमने देखा था जिस तरीके से चुनाव भी हुए थे, सेक्टर वाइज बांटे गए थे, प्रभारियों को नियुक्त किया गया था, उसी तर्ज पे लगातार बूथ स्तर से लेके तमाम जो पदाधिकारी थे, जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो परफॉर्मेंस है उसको निकाला गया था। और तमाम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप्स होते हैं, आपके बूथ लेवल से लेके जाते हैं, महानगर अध्यक्ष को जाता है, क्षेत्रीय अध्यक्ष को जाता है, क्षेत्रीय प्रभारी तक जाता है, फिर आपका प्रदेश लेवल के जो संगठन है उसमें आता है। उसके बाद सूची बनाई जाती है जो कि दिल्ली शीर्ष नेतृत्व भेज जाती है, और उसके बाद ओके जब उसमें से होता है, और माना जा रहा है ये सूची दिल्ली से ओके हो चुकी थी। 2-3 नामों पे पेच फंसे हुए थे, उनको लेके, चाहे वो जेपीएस राठौर हो, चाहे दया शंकर सिंह हो, चाहे ए के शर्मा हो, ये तमाम ऐसे नाम थे जो लगातार संगठन में जुड़े हुए थे और इनको संगठन में काफ़ी तजुर्बा भी था। जेपीएस राठौर की बात करेंगे तो 2014 से लेके और 2022 तक कहीं ना कहीं महामंत्री के रूप में वो लगे हुए थे और थिंक टैंक के रूप में काम करते थे। उनके नाम पर भी काफ़ी देर से चर्चा हुई थी, और अब जब माना जा रहा है कि कल कोर कमेटी की बैठक हुई है जिसमें सरकार, संघ और संगठन तीनों ने एक साथ बैठे थे, और तीनों ने जो लिस्ट जो फाइनल की थी, जो दिल्ली भी भेजी गई थी, उसमें जो कुछ एक नामों को लेकर चर्चा हुई थी, अब उसमें फाइनलाइज कर लिया गया और बहुत जल्दी ये सूची जारी हो सकती है मीडिया के थ्रू। और माना जा रहा है कि होली के बाद से जो पूरी नई टीम है वो निकाय चुनाव, क्योंकि अब जिस तरीके से कयास लगाया जा रहा है कि अप्रैल के सेकेंड वीक से लेके आप निकाय चुनाव में जा सकते हैं, उसके बाद आपके पास कम समय बचता है जब आप 2024 में जाएंगे, तो निकाय चुनाव और 2024 के लिए नई टीम के साथ होली के बाद भारतीय जनता पार्टी की नई टीम, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह जो प्रदेश, देखिए नई टीम और नए जोश के साथ किस तरीके से काम करती है देखना होगा। ठीक है मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटते आपके पास। लखनऊ से अब खबर, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक को लेकर बड़ी अपडेट आपको दे दें। बैठक में मिशन 2024 के लिए रणनीति पर मंथन किया गया है। संघ, सरकार और संगठन की जिम्मेदारी तय हुई है। बैठक में संघ के सरकार वह दत्तात्रेय हौसबले भी मौजूद रहे हैं। क्षेत्र प्रचारक अनिल और महेंद्र आज की बैठक में मौजूद रहे। लगभग 2 घंटे तक मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई है। मुख्य रूप से लोकसभा चुनाव के संबंध में यह बैठक थी, जहां 2019 में हारी हुई सीटों को लेकर भी मंथन हुआ। आने वाले दिनों में दिख सकता है बैठक का असर। तो देखिए कोर कमेटी की ये बैठक, लगातार बैठकों का सिलसिला भी जारी है। बड़ी बैठकें बुलाई जा रही हैं जिसके माध्यम से 2024 के लिए रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। तमाम दिग्गज इसमें शामिल हैं जो कि 2024 में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, और ऐसे में वो भी जिम्मेदारियां तय कर रहे हैं किसको कौन सी जिम्मेदारी देनी है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी? देखिए बैठकों के जरिए कहीं ना कहीं रणनीति को और ज्यादा शार्प करने की कोशिश जो है की जा रही है, कैसा मंथन आज इस बैठक में? देखिए निश्चित तौर से आपको बता दूं कि अब भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से किसी भी स्ट्रेटजी को अपना कमज़ोर नहीं होने दे सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जब आप चुनाव की तरफ से देखते हैं, और अब चुनाव में कम से कम 1 साल का ही वक्त बचा है जब आप चुनाव में होंगे, उसके पहले आपकी तमाम तैयारियाँ होती हैं, तमाम संगठनिक तौर पर तैयारियाँ होती हैं, तमाम सरकारी जो आपकी जो चीज़ें होती हैं उनको कैसे आप देखते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ की जो योजनाएँ होती हैं सरकार की, वो संगठन के तौर पर कैसे आप जन जन तक पहुँचाएंगे, ये सबसे बड़ी स्ट्रेटजी होती है। इसको लेकर कोर कमेटी की बैठक हुई थी, और कल सब इसलिए इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि संघ के कार्यवाहक दत्तात्रेय हौसबले उसमें रहते हैं, महेंद्र और अनिल जो कि क्षेत्र प्रचारक हैं वो इसमें रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हमने देखा था पहले जब कोर कमेटी की बैठक होती थी तो दोनों डिप्टी सीएम रहते थे, प्रदेश अध्यक्ष रहते थे, संगठन महामंत्री रहते थे, और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वो बैठक होती थी। पर कल की बैठक बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही है आने वाले निकाय चुनाव और 2024 को लेकर। और सबसे बड़ी चीज़ हमने देखा था जिस तरीके से अभी सुनील बंसल यहाँ पे आए थे, क्योंकि वो हारी हुई सीट के प्रभारी बनाए गए हैं, उसके बाद अब यहाँ पे उनकी जो रणनीति है उसको साफ तौर पर है कि जो सीटें हारी हुई थी, जिस तरीके
तरीके से वहाँ के समीकरण 2019 में थे, अब उसमें कितना बदलाव आया है, वहाँ पे कितना काम किया गया है, संघ की तरफ से क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, ये भी बताया जा रहा है कि अकबोले ने कुछ अपने दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को, रणनीति को जो बनाई गई है उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, और फोकस फिर से बता दें कि फोकस सबसे ज़्यादा उस पर 14 सीटों पर रहने वाला है जिसमें भारतीय जनता पार्टी 2019 में कमल नहीं खिला पाई थी। तो सबसे बड़ी चीज़ ये रहती है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, संघ, संगठन और सरकार तीनों एक साथ कैसे चल रहे हैं, सरकार की योजनाओं को कैसे आप इंप्लीमेंट कराते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ अंत्योदय तक की जो योजनाएं हैं वो कैसे जमीनी स्तर पे है, और आपका बूथ स्तर का और पन्ना प्रमुख के जो लेवल के जो कार्यकर्ता हैं वो कितने तैयार हैं आगामी चुनाव के लिए। तो इन सबको लेके एक पूरी रणनीति बनाई गई है, पूरा डिस्कशन किया गया, करीब 2 घंटे से ज़्यादा लंबे समय तक ये बैठक चली थी। उसके बाद माना जा रहा है कि आगे वाले समय की जो रणनीतियाँ हैं, जितने भी प्रभारी हैं उनको क्षेत्र में भेजा जाएगा, कई मंत्री हैं जिनको प्रभारी बनाया गया है, केंद्र के कई मंत्री हैं उनको प्रभारी बनाया गया है। तो उन सब की एक बार अब आने वाले समय में किस तरीके से आयोजन किए जाएंगे, किस तरह जनसभाएं की जाएंगी, किस तरीके से रूपरेखा रहेगी, तो उन देखिए रूपरेखा को तैयारियां फाइनलाइज जो है करेंगे। कहीं ना और कहीं सबसे जोरों पर इंपॉर्टेंट नजर चीज आ है रही कि उन है 14 सीटों और पे इस ज्यादा बैठकों का असर किस तरीके से दिखता है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका मनीष तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरदोई के संडीला औद्योगिक क्षेत्र में बर्जर पेंट्स की ओर से 1000 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की गई मल्टी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 37 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित की गई कोरोना काल की चुनौतियों का सामना करते हुए इस फैक्ट्री को 30 माह के रिकॉर्ड समय में पूरा करना आसान नहीं था। यह यूपी को एक नए औद्योगिक प्रदेश के रूप में प्रदर्शित करता है। इस बात पर प्रसन्नता भी जताई कि बर्जर पेंट्स ने अपनी नई फैक्ट्री में महिलाओं को रोजगार देने का मंच भी उपलब्ध कराया है। सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले निवेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और गाजियाबाद तक सीमित रहता था, लेकिन हाल ही में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ने सभी मिथकों को तोड़ा है। यूपी जीआईएस के माध्यम से पूर्वांचल के लिए 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक और बुंदेलखंड के लिए 4.29 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। संडीला में बनाने का प्रयास किया और आज उसका परिणाम है कि 1000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव को बर्जर पेंट्स की यह नई इकाई जमीनी धरातल पर उतार करके औद्योगिक निवेश के एक नए युग की ओर प्रस्थान कर चुकी है। बर्जर पेंट ने प्रदेश के अंदर अपने सबसे बड़े निवेश के माध्यम से एक बहुत कम समय में, यानी 2020 का वो समय था जब कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया था। 2021 का समय भी आया था जब सेकेंड वेव के दौरान पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त सी हो गई थी और उसके तत्काल बाद फिर ऐसा लगता था कि आगे पता नहीं क्या होगा। 2017 के पहले हमारे सामने चुनौती थी। तो वो तो कितनी बार होता है। क्षेत्रीय आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए। निवेश बहुत होता था, राजधानी लखनऊ तक पहुंच पाता था, यानी नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बाद गाजियाबाद और गाजियाबाद के बाद फिर लखनऊ, इन चौथे, इसके अलावा कोई पांचवा स्थान नहीं था कि जहां पर कोई भारी भरकम निवेश के साथ आगे बढ़ सके। लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ने इन सभी मिथकों को तोड़ा है। लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त होना, 10 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव पूर्वी उत्तर प्रदेश को प्राप्त होना, 4,29,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव बुंदेलखंड रीजन को प्राप्त होना, प्रत्येक यानी सभी 75 जनपदों के लिए निवेश के प्रस्ताव प्राप्त होना, यह उत्तर प्रदेश में को देश के बेहतरीन निवेश गंतव्य के स्थल के रूप में
देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी पूरी तरीके से जनता के साथ है और रहेगी। अखिलेश यादव जी पिछले चुनाव में भी 400 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे। जनता ने दिखा दिया उनको कि जनता किसके साथ है। साथ ही उन्होंने होली की शुभकामनाएं भी दी हैं और क्या कुछ अहम कहा है आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां 80 में से 80 सीटों में कमल खिलाने की कोशिश कर रही, वहीं अब समाजवादी पार्टी दावा करने लगी कि 80 में से 80 सीटों पे गठबंधन साथ उतरेंगे। हमारे साथ बात करने के खुद मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी। सॉरी साहब, एक बार फिर से अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं, जहां 403 सीटें जीतने का करते हैं, अब 80 में से 80 लड़ने का दावा करते हैं। अब अखिलेश जी या किसी को भी सपने देखने का अधिकार है। समाजवादी पार्टी की जो स्थिति पिछले 4 चुनावों में हुई है वो जाहिर है सबको पता है। हमारी सरकारों ने मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में जो काम किए उस काम के आधार पर पूरे रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में जाएंगे। हम लोग जो लोकसभा की सीटें हैं उन सभी लोकसभा सीटों पर हम लोगों ने अपनी विशेष तैयारी, संगठन के काम, अभियानों के माध्यम से हमें लगातार हमारा संपर्क, संवाद, जो भी हमारे सरकारी कार्यक्रम हैं, हमारी सरकार की योजनाएं हैं, हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए जो विकास की योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में हैं। जी, कल हमने देखा था जहां सरकार संगठन की तमाम बार कोर बैठक होती है, पर कल संघ के सरकार दत्तात्रेय हजबोली वहाँ पे मौजूद थे। तो माना जाए 2024 को लेकर एक विशेष रणनीति के तहत अब आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, अब रूटीन में ये बैठकें होती हैं लगातार, हर महीने हम लोग महीने में बैठते हैं, तो उसी क्रम में बैठना हुआ था। और बाकी जो संगठनात्मक विषय हैं, सरकार के कुछ काम हैं, सरकार के समन्वय के विषय हैं संगठन के, उनकी सबकी चर्चा हम लोग रूटीन में हमेशा करते रहे। मध्य प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी बताए थे कि मोदी का सरकार का जो जनता से सरोकार है और जनता की सरकार मोदी से है, विपक्ष जितनी भी कोशिश कर ले 80 में से 80 कमल खिला के रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया। आगामी होली के त्योहार को महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं। हालांकि प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि होली पर आम जनता को कोई तकलीफ ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। निर्विरोध बिजली और पानी की आपूर्ति निश्चित की जाएगी। वहीं अखिलेश यादव को लेकर कहा कि 2014 से लेकर 2022 तक सभी चुनावों में जनता ने अखिलेश जी को वोट के जरिए जवाब दिया है और आने वाले चुनावों में भी जनता ही जवाब देगी। और प्रयागराज मामले में कहा है कि अपराधियों को ऐसी सजा देंगे कि उनकी पीढ़ियां भी याद रखेंगे। होली का त्यौहार आ गया है और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी। ब्रजेश पाठक जी, होली का त्यौहार है, तमाम चीज़ें होती हैं, अवैध शराब होती हैं, स्किन डिजीज होती हैं, कानून व्यवस्था होती है, इसको लेके आप लोग की सरकार क्या है? हमारी सरकार ने सभी चिकित्सालयों में, सरकारी चिकित्सालयों में निर्देश दिए हैं, कृपया ऐसे सभी मरीजों का तत्काल इलाज करें जिनको स्किन डिजीज हो जाए रंग के कारण, या आँख में रंग पड़ जाए तो आँख में कोई दिक्कत हो। और सभी जिलाधिकारियों को पुलिस सचिव निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था बनाए रखें, मार्च करें और प्रदेश के नागरिकों से अपील की है कि शांतिपूर्वक त्योहारों को संपन्न करें। विशेष क्योंकि देखा गया है कि आप लोग की कल कोर कमेटी की बैठक भी हुई थी, अखिलेश यादव भी लगातार इस समय चुनावी मोड में 2022 में कहा था कि 403 सीटें जीतेंगे और अब फिर से 80 में से 80 का दम भरते नजर आ रहा है। देखिए, हमारी पार्टी 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं उनको लेकर जन जन में जाएगी और उत्तर प्रदेश के जो लाइन आर्डर की चर्चा जन जन में है। मैं कह सकता हूं कि 2014 का हम परिणाम पुनः दोहराएंगे और पुनः देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। क्योंकि अखिलेश यादव लगातार इसमें फील्ड में भी निकल रहे हैं, उन्होंने जांच को भी बात किया गया था, उसके बाद बोला गया कि प्रयागराज की घटना हुई पर उसको सिर्फ ढकने काम करो, सिर्फ काम एक अपराधी को पकड़ेंगे, कड़ी से कड़ी सजा देंगे और यह हमारी जिम्मेदारी है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ और ऐसी सजा मिलेगी कि आने वाली पीढ़ियाँ भी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी बताए थे कि प्रदेश की सरकार पूरी तरह सजग है और आम नागरिक को कोई कष्ट ना हो। होली का पर्व है, उसको ऐसे ही मनाया जाए। और जिस तरह अखिलेश की बात करेंगे, अखिलेश यादव जिस तरह से बता रहे कि 403 का दावा किया था, उनकी स्थिति क्या है, 80 में से 80 की सीट हम जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी व फिर से उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री मोदी को दिल्ली का तख्त सौंपते हुए नजर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। प्रयागराज से अब खबर। उमेश पाल हत्याकांड का 10वां दिन आज। शूटरों तक पहुंचने में नाकाम प्रयागराज पुलिस। गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ को भी लगाया गया। पुलिस और एसटीएफ की टीम पूछताछ कर रही है। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद की तलाश की जा रही है। पंजाब और हरियाणा में भी छापेमारी की जा रही है। तो प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड मामले में जांच चल रही है। गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ भी लगाई गई है। बावजूद इसके अभी पुलिस आरोपियों से दूर है। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद की तलाश की जा रही है।
जो कि इस वक्त भी जारी है। पंजाब और हरियाणा में छापेमारी भी की जा रही है। तो राजू पाल हत्याकांड के एकमात्र गवाह उमेश पाल हत्याकांड मामले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिस मामले में शूटरों तक पहुंचने में अभी प्रयागराज पुलिस नाकाम नजर आ रही है। गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ को भी लगाया गया है। बावजूद इसके सभी आरोपी अभी पुलिस की धरपकड़ में नहीं आ पाए हैं। पुलिस और एसटीएफ की टीम लगातार पूछताछ कर रही है, छापेमारी भी कर रही है, ताकि जल्द से जल्द आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच सके। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तमाम सबूत खंगाले जा रहे हैं, लोगों की तलाश की जा रही है। पंजाब और हरियाणा में इसी के चलते छापेमारी हो रही है। तो एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं, बावजूद इसके समय लग रहा है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता विवेक पांडे प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी? देखिए, अतीक अहमद के बेटे की भी तलाश की जा रही है। इस पूरे मामले में पुलिस किस तरीके से काम कर रही है? अभी तक जो सभी आरोपी हैं वो पकड़े नहीं गए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड हुआ, हत्याकांड के बाद पुलिस हर जगह दबिश दे रही है। हर उस संभावित स्थान को खंगाला जा रहा है जहां पर ये हत्यारोपी पनाह लिए हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो बिहार हो। प्रयागराज पुलिस की एसटीएफ की यूनिट और प्रयागराज एसओजी की टीमें लगातार इन सब जगहों पर पहुंची है, और पहुंचने के बाद उन जहां जहां से पुलिस के मुखबिर द्वारा सूचनाएं मिली है, उन जगहों पर दबिश दी जा रही है और इनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि प्रयागराज पुलिस का ये दावा है कि उनको नफीस से, जो इटॉन का मालिक था, उससे कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। उसी सुराग के हिसाब से प्रयागराज की पुलिस थोड़ा सा एक्टिव हुई है। उनको ये बात का पुख्ता जानकारी मिली है कि ये हत्यारोपित जो थे उमेश पाल हत्याकांड के, ये इन जगहों पे छुपे हुए हैं। तो पुलिस की 3 टीमें ये बिहार और पंजाब और इधर के राज्यों में लगातार छापेमारी कर रही है। उनका ये दावा है कि जल्द से जल्द जो उमेश पाल के हत्यारोपी लोग हैं, ये जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विवेक आपको तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, बरेली से अब खबर। बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। मामूली विवाद में युवक को गोली मारी गई है। युवक की पीठ में गोली लगी है। गोली मारकर अपराधी मौके से फरार हो गए हैं। गोलीबारी से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना प्रेम नगर क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो मामूली विवाद में युवक को गोली मारी गई है। युवक की पीठ में गोली लगी है। इस पूरे मामले में अब जांच की जा रही है। गोली मारकर अपराधी मौके से फरार हो गया है। थाना प्रेम नगर क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो गोली चलने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। मामूली सा बताया जा रहा है कि विवाद था और इतना बढ़ गया कि युवक की पीठ में गोली तक चला दी गई। और अब इस पूरे मामले में जांच के बाद क्या बड़े खुलासे होते हैं, किस तरीके से कार्रवाई होती है, देखना होगा। थाना प्रेम नगर क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो युवक की पीठ में गोली लगी है। मामूली सा विवाद था, लेकिन गोली में पीठ में गोली मारी गई है। इस पूरे मामले के चलते क्षेत्र में दहशत का माहौल है। अपराधी बताया जा रहा है कि मौके से फरार है। घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। इस पूरे मामले की तफ्तीश से जांच करने में पुलिस जुटी हुई है कि कौन वो आरोपी थे जो कि युवक पर इस तरीके से गोली चलाई गई है। और इसी को लेकर पुलिस इस पूरे मामले में पूछताछ भी कर रही है। जो तमाम प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे भी पूछताछ हो रही है, ताकि आरोपी का पता लगाया जा सके। युवक के परिजनों से भी पुलिस पूछताछ करेगी। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अयाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अयाज, क्या कुछ जानकारी? क्या वो मामूली सा विवाद था जिसके चलते युवक को गोली तक मार दी गई? जी बिल्कुल, कानून व्यवस्था की बात करें तो मामूली विवाद पर एक गोली मार देना युवक को, तो कहीं ना कहीं बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। एक मामूली विवाद हुआ था, थाना प्रेम नगर क्षेत्र का मामला है। यहाँ पर युवक से तो उसने गोली मार दी उसके, और उसके पीठ में जाकर के ये गोली लगी है। अब उसकी हालत नाजुक बनी हुई है, निजी अस्पताल में भर्ती है। परिजन कहीं ना कहीं उस पर आरोप लगा रहे हैं। पूरी तरीके से उन्होंने एक लिखित एप्लीकेशन दी है, कार्रवाई की मांग की है। अब ये देखना होगा कब तक कार्रवाई होगी, कब अरेस्ट होगा। ये आरोपी फिलहाल मौके से फरार हो चुका है और परिजन इस टाइम परेशान हैं। कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कब तक कार्रवाई होती है, कब तक ये गिरफ्त में आ पाता है पुलिस की। फिलहाल कानून व्यवस्था की बात करें तो